12 नवंबर 2011 तेहरान के बाहर एक बेहद खुफिया मिसाइल बेस, और अचानक एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देता है। इस धमाके में 17 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे जाते हैं। इसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का सबसे बड़ा नाम जनरल हसन तेहरानी मुक़द्दम भी शामिल था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली निशाना वो लोग नहीं थे। असली निशाना था एक रॉकेट इंजन, एक ऐसा इंजन जो एक न्यूक्लियर मिसाइल को 6000 मील दूर, मतलब अमेरिका तक ले जा सकता था। और शक की सुई वो सीधे जाकर टिकती है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर। आज हम माइकल बार-जोहर और निसिम मिशाल की किताब मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशंस ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस के पन्नों को पलटेंगे और इस रहस्यमयी संगठन की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद साफ है, मोसाद की काम करने का तरीका क्या है, उसके सबसे अहम किरदार कौन थे, और खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ उन्होंने जो गुप्त युद्ध छेड़ा उसे समझना। तो चलिए इस परत को खोलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जासूसी एजेंसी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे उसके दुश्मन और दोस्त दोनों ही किंग ऑफ शैडोज यानी सायों का राजा कहते थे। मीर दागान। ये मीर दागान आखिर था कौन? मतलब कोई आम जासूसों का बॉस तो नहीं था वो। उसकी कहानी वो 1970 के दशक में गाजा पट्टी से शुरू होती है, जहां वो सिर्फ 26 साल का एक कैप्टन था। बिल्कुल। दागान उस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स मतलब IDF की एक बहुत ही खास कमांडो यूनिट रिमोन का कमांडर था, और ये यूनिट अपने बेहद साहसी और बेरहम तरीकों के लिए जानी जाती थी। अच्छा। उनका काम था आतंकी गुटों की कमर तोड़ना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वो अरब लोगों जैसा भेष बनाते, उनकी तरह बोलते और दुश्मन के इलाके में ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे वो उन्हीं में से एक हो। सुनने में तो ये किसी जासूसी नॉवेल जैसा लग रहा है। किताब में कोई ठोस उदाहरण दिया गया इसका? हाँ बिल्कुल। मैंने ऑपरेशन कैमिलियन के बारे में पढ़ा। वो तो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। वही सबसे बेहतरीन उदाहरण है, और वो दागिन के काम करने के तरीके को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये बात है 1971 की। दागिन और उसकी टीम ने क्या किया कि उन्होंने लेबनान के आतंकवादी होने का नाटक किया। हाँ, उन्होंने एक पुरानी टूटी फूटी नाव ली और गाजा के तट की तरफ बढ़ गए, और दिन भी ऐसा चुना जब समुद्र में तूफान आने वाला था, ताकि सब कुछ असली लगे। अच्छा। फिर प्लान के मुताबिक एक इजरायली नाव ने उन पर गोलियां चलाने का नाटक किया। कमाल है। मतलब एक पूरा ड्रामा रचा गया सिर्फ दुश्मन का भरोसा जीतने के लिए। बिल्कुल यही प्लान था। तट पर मौजूद फिलिस्तीनियों ने उन्हें भागते हुए देखा। उन्हें लगा कि ये उनके ही लोग हैं जो इजरायलियों से बचकर भाग रहे हैं। उन्होंने दागिन और उसकी टीम को पास के एक बाग में छिपा दिया। रात में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी PFLP का एक बड़ा कमांडर उनसे मिलने आया। दागान की टीम ने उसे बताया कि वो लेबनान से हथियार और पैसा लेकर आए हैं और यहाँ के कमांडरों के साथ मिलकर कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो PFLP के सारे बड़े कमांडर एक ही जगह पर? और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। बिल्कुल। अगले दिन उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाया गया। वहाँ PFLP के गाजा के सभी बड़े कमांडर मौजूद थे। और फिर जैसे ही सब लोग कमरे में इत्मीनान से बैठ गए, दागान ने अपनी घड़ी देखकर एक छोटा सा इशारा किया। इशारा मिलते ही उसकी टीम ने अपनी हैंडगन निकाली और 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने कमरे में मौजूद हर कमांडर को मार गिराया। और उसके बाद वो गाजा की भीड़भाड़ वाली गलियों से होते हुए आराम से इजरायली सीमा में वापस चले गए। यही मीर दागान का स्टाइल था, साहसी, रचनात्मक और नियमों की परवाह ना करने वाला। इस तरह की क्रूरता को समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक सैनिक होने के नाते आदेश मानना एक बात है, लेकिन ऑपरेशन कैमिलियन जैसी योजना बनाना और उसे अंजाम देना, ये एक अलग ही मानसिकता को दिखाता है। किताब में क्या बताया गया है कि ये मानसिकता आई कहां से? इसकी जड़ें दागन के बहुत ही दर्दनाक निजी इतिहास में है। मोसाद चीफ बनने के बाद भी वो अपने दफ्तर में हमेशा एक तस्वीर रखता था। ये तस्वीर उसके दादा की थी। अच्छा। उस तस्वीर में उसके दादा प्रार्थना की शॉल ओढ़े हुए 2 नाजी SS अफसरों के सामने घुटनों पर बैठे थे, और उस तस्वीर के खींचे जाने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। हे भगवान। दागन अक्सर कहता था, मैं उस तस्वीर को देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि हमें इतना मजबूत होना होगा कि होलोकॉस्ट फिर कभी ना हो सके।
उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। तो ये लड़ाकू कमांडो जो दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने के लिए जाना चाहता था, वो आखिर मोसाद का चीफ कैसे बना? ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। युवा 2002 में उस वक्त के प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन ने उसे फोन किया। शेरॉन और दागन एक दूसरे को गाजा के दिनों से जानते थे और शेरॉन को एक ऐसे मोसाद चीफ की जरूरत थी जिसके दांतों के बीच खंजर हो। उन्हें कोई दफ्तर में बैठकर फाइलें देखने वाला नहीं, बल्कि एक्शन लेने वाला शख्स चाहिए था, और दागन इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो उसने मोसाद को बदल दिया। बिल्कुल, उसने मोसाद को एक ऐसी एजेंसी में बदल दिया जो सिर्फ खुफिया जानकारी नहीं जुटाती थी, बल्कि खुद ऑपरेशन करती थी, दुश्मन को निशाना बनाती थी। ठीक है, तो दागन ने मोसाद की कमान संभाल ली। उसका सबसे बड़ा निशाना, सबसे बड़ा मिशन क्या था? एक शब्द में, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, खास तौर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम। और ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं था, क्योंकि मोसाद और दूसरी वेस्टर्न एजेंसियां वो शुरू में समझ ही नहीं पाई थी कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा और कितना आगे बढ़ चुका है। क्या है कि ईरान बहुत चालाकी से छेल रहा था। वो दुनिया को रूस की मदद से बन रहा अपना बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाता था और कहता था कि हमारा प्रोग्राम तो शांति के लिए है। एक तरह का धुआं और आईना, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। बिल्कुल, पर्दे के पीछे वो पाकिस्तान के बदनाम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मदद से अपना खुद का गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। AQ खान? हाँ, वही। खान ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन और तकनीक बेची। ये वही मशीनें हैं जो यूरेनियम को संवर्धित करती हैं, मतलब एनरिच करती हैं, जो परमाणु बम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। सही। और ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने पूरे देश में फैला दिए थे। नतांज, अराक, इस्फहान में ज्यादातर, जमीन के बहुत नीचे, ताकि हवाई हमलों से बचे रहें। तो जब दांगचिन ने 2002 में कमान संभाली, उसने एक, कह सकते हैं कि एक चौतरफा गुप्त युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध आखिर दिखता कैसा था? मेरा मतलब है, जमीन पर क्या हो रहा था? देखिए, ये कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा गया, जैसे एक पूरी रणनीति हो। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका था हत्याएं। हाँ, तेहरान की सड़कों पर अचानक मोटरसाइकिल पर सवार बंदूकधारी आते, ईरानी वैज्ञानिकों की गाड़ियों के बगल में आकर उन्हें गोलियों से भून देते और भीड़ में गायब हो जाते। इनमें दारियुश रज़ाई नेजाद जैसे लोग थे जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक स्विच पर काम कर रहे थे, या फिर माजिद शहरियारी जो ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में से एक के प्रमुख थे। यानी वो सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं मार रहे थे, वो तो पूरे प्रोग्राम के दिमाग पर हमला कर रहे थे, एक एक करके अहम पुर्जे निकाल रहे थे। बिल्कुल सही। दूसरा मोर्चा था तोड़फोड़ का, जिसे हम सैबोटाज कहते हैं। नतांज जैसे परमाणु ठिकानों में रहस्यमयी धमाके होने लगे। एक आध में एक घटना का जिक्र है कि 2006 में जब नए सेंट्रीफ्यूज को चालू किया गया तो एक जोरदार धमाका हुआ और समझिए कि पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो गया। इसके अलावा फर्जी कंपनियां बनाकर ईरान को जानबूझकर, मतलब खराब क्वालिटी के उपकरण। हाँ बिल्कुल, खराब उपकरण, कच्चा माल, ये सब बेचा गया। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब सिर्फ बम और गोलियों की बात नहीं हो रही है, ये तो एक इंडस्ट्रियल लेवल का हमला था। सही कहा। यहाँ तक कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े अफसरों को ले जा रहे विमान भी अजीब तरह से क्रैश होने लगे। और तीसरा मोर्चा कौन सा था? वो था दल बदल, मतलब डिफेक्शन। ईरान के कई बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक अचानक गायब होने लगे। हाँ, सबसे बड़ा केस था ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री जनरल अली रजा असगरी का, जो 2007 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में अचानक गायब हो गए और माना जाता है कि वो पश्चिम की तरफ चले गए और अपने साथ ईरान के परमाणु प्रोग्राम के ढेरों राज ले गए। मतलब अंदर की सारी जानकारी बाहर। बिल्कुल। एक और वैज्ञानिक था शहरम अमीरी। कहा जाता है कि वो $5 मिलियन लेकर अमेरिका चला गया। हालांकि उसकी कहानी में एक अजीब मोड़ आया, जो वो रहस्यमयी तरीके से ईरान वापस लौट आया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इन कहानियों से तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बहुत बनता होगा। जब आपके ही बड़े लोग गायब होने लगे तो किस पर भरोसा किया जाए? और आखिरी मोर्चा, जो शायद सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक था, वो था साइबर हमला। 2010 में दुनिया के सामने स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस आया। स्टक्सनेट, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, पर ये कोई मामूली वायरस नहीं था। ये एक डिजिटल हथियार था जिसे खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कंट्रोल सिस्टम पर हमला करने के लिए बनाया गया था। एक मिनट, मतलब ये वायरस सिर्फ ईरान के सिस्टम के लिए बना था? हाँ, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए।
ये वायरस USB ड्राइव के जरिए नतान्स के सिस्टम में पहुंचा और उसने वहां लगे हजारों सेंट्रीफ्यूजेस की गति को चुपके से बदलना शुरू कर दिया, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमा, जब तक कि वो मशीनें अंदर से टूटकर बेकार नहीं हो गईं। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटरों की स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल दिखता रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। ये तो जासूसी की दुनिया का भविष्य लगता है। गोलियों और बमों से ज्यादा खतरनाक एक कोड की कुछ लाइनें। ये सोचना ही कमाल है कि बिना एक भी गोली चलाए किसी देश के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेला जा सकता है। और यही इस रणनीति की खूबसूरती थी। ये चारों मोर्चे अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े थे। अच्छा। हाँ, हत्याओं से डर का माहौल बनता था, जिससे नए वैज्ञानिकों को भर्ती करना मुश्किल हो जाता था। तोड़फोड़ से प्रोग्राम में देरी होती थी। दल बदल से आपको अंदर की ऐसी पक्की जानकारी मिलती थी जिससे आप अगली तोड़फोड़ या साइबर हमले की योजना बना सकें। ये सिर्फ 4 अलग अलग हमले नहीं थे, ये एक पूरी रणनीति थी जिसे डेथ बाय 1000 कट्स कहते हैं। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? इन हत्याओं, धमाकों, दल बदल और वायरस हमलों का आखिरकार मतलब क्या हुआ? क्या ये सब काम आया? देखिए, दागन का मुसाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक तो नहीं सका, लेकिन उसने उसे कई सालों तक पीछे जरूर धकेल दिया। जब दागन ने 2002 में पद संभाला था, तब ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि ईरान 2005 तक परमाणु बम बना लेगा। लेकिन जब दागन 2011 में रिटायर हुआ तो उसका दावा था कि मुसाद के ऑपरेशनों की वजह से ये कार्यक्रम कम से कम 2015 तक के लिए टल गया है। 10 साल का फर्क, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। ये इतना असरदार था कि मिस्र के एक अखबार ने, जो आमतौर पर इजराइल का आलोचक रहता है, उसे इजराइल राज्य का सुपरमैन तक कह दिया था। तो आज हमने देखा कि मीर दागन के नेतृत्व में मुसाद सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली एजेंसी नहीं की, वो एक सक्रिय, आक्रामक और कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने वाली ताकत बन चुकी थी। सही कहा। एक ऐसी एजेंसी जो दुश्मन को उसके घर में उसकी शर्तों पर चुनौती देती थी। और ये हमें मुसाद की उस पहचान की याद दिलाता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। बिल्कुल। इसके एजेंट गुमनाम जिंदगियां जीते हैं, अपने परिवारों से महीनों, कभी कभी सालों दूर दुश्मन देशों में नकली पहचान के साथ रहते हैं। और अगर पकड़े गए तो? अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें भयानक यातना और मौत का सामना करना पड़ता है। कोल्ड वॉर के जासूसों की तरह उनके लिए धुंधले पुलों पर जासूसों की अदला बदली जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए कोई दूसरा मौका नहीं होता। नहीं, वे अपनी जान से कीमत चुकाते हैं। किताब में दागन की एक आखिरी सिफारिश का भी जिक्र है जब वो रिटायर हो रहा था। उसने कहा था कि ईरान पर पूरी ताकत से सैन्य हमला करने से बचना चाहिए और इसी तरह के गुप्त ऑपरेशनों को जारी रखना चाहिए। उसने कहा था कि खंजर का ब्लेड यानी ईरान के परमाणु बम बनाने में अभी भी 4 साल की दूरी है। ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां परमाणु प्रसार जैसे जटिल खतरे हैं, क्या इस तरह का लगातार चलने वाला गुप्त युद्ध एक खुले युद्ध का जरूरी विकल्प है, या फिर ये एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक, कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को जन्म देता है जो पूरी तरह से सायों में लड़ा जाता है?